Hello everyone. Hello everyone. Today I am going to explain the topic AI standard cycle. Basically, what is the AI standard cycle and what is the use of AI standard cycle in IC इंजन. सबसे पहले हम बात करेंगे IC इंजन आपकी क्या क्या आपका होता है. तो अगर हम आईसी इंजन की केस की बात करते हैं तो बेसिकली आईसी इंजन आपका एक थर्मोडायनेमिक साइकिल पर वर्क आपका नहीं कर पाता है, क्योंकि आईसी इंजन जो भी आपकी प्रोसेस आपकी होती है, जो भी आपका हीट सक्शन कंप्रेशन कंबर्सन एग्जॉस्ट प्रोसेस जो आपकी होती हैं, इसमें जो आपका चार्ज सप्लाई होता है एंड आफ्टर कंबर्सन जो चार्ज आपका एग्जॉस्ट होता है वो आपका ओपन सिस्टम में होता है. सेकेंड चीज़, जो भी चार्ज आपका सप्लाई हो रहा है और चार्ज जो आपका एग्जॉस्ट हो रहा है वो आपके डिफरेंट अलग अलग कंडीशंस में होता है. इस इन दैट केस अगर हमें उस पर्टिकुलर इंजन की एफिशिएंसी या उसकी परफॉर्मेंस को एनालाइज करना होगा तो हमारे लिए ये डिफ़िकल्ट हो जाता है उसकी पर्टिकुलर साइकिल को एनालाइज कर पाना. इसलिए हम बात करते हैं जब कभी भी हम उसकी एनालिसिस करनी होती है तो हम उस पर्टिकुलर इंजन की साइकिल को रिलेट करते हैं हम एयर स्टैंडर्ड साइकिल से या फिर आइडियल साइकिल से. तो अगर हम बात करते हैं एयर स्टैंडर्ड साइकिल, तो एयर स्टैंडर्ड साइकिल बेसिकली आपकी आइडियलाइज्ड क्लोज साइकिल आपकी होती है, जिसमें जो आपकी अप्रॉक्सीमेटली रिलेट आपकी हो जाती है आपकी जस्ट अ मिनट, जो आपके जो अप्रॉक्सीमेटली रिलेट आपकी होती है आपकी रियल साइकिल से. अच्छा, इस अब अगर हम एशियन साइकिल्स की बात करते हैं तो एशियन साइकिल्स में कुछ हम एजम्पशंस लेके चलते हैं, कुछ चीज़ें आपकी एज्यूम्स करी जाती हैं. जैसे अगर हम बात करते हैं सबसे पहले आपके एशियन साइकिल में जो भी आपका वर्किंग मीडियम आपका होता है वो आपका नियर अबाउट या आपका रिलेट करता है आपके परफेक्ट गैस से. तो अगर हम यहाँ पर बात करते हैं कि वर्किंग मीडियम आपका, तो working medium is assumed to be a perfect gas and it will follow the rule PV is equal to MRT. Second assumptions which are takes in aeration cycles are there is a no change in the mass of the working medium. जब कभी भी हम अपने कंबशन सिस्टम की बात करेंगे तो वहाँ पर उस सिस्टम में कोई मास में चेंजेस आपका नहीं आएगा, वो सिस्टम का मास आपका मेंटेन रहेगा. थर्ड एजम्पशन हमारा होता है ऑल द प्रोसेस दैट कॉन्स्टिट्यूट इन अ साइकिल आर रिवर्सिबल. मीन्स द होल प्रोसेस आपकी जो होगी, जो आपकी पूरी साइकिल आपकी होगी, वो साइकिल आपकी रिवर्सिबल साइकिल फॉर्म में आपके होनी चाहिए. फोर्थ एजम्पशन, assumed to be supplied from a constant high temperature source during the cycle. जब हम भी साइकिल में कमर्शियल प्रोसेस के लिए जो आप हीट सप्लाई आप करते हो, जो आपकी हीट सप्लाई प्रोसेस आपकी होती है वो कांस्टेंट हाई टेम्परेचर सोर्स से होना चाहिए. मीन्स जो हमारा हाई टेम्परेचर सोर्स आपका होना चाहिए वो उसका टेम्परेचर कांस्टेंट होना चाहिए, उसका टेम्परेचर वेरी नहीं होना चाहिए. नेक्स्ट एजम्पशन की बात करते हैं, हीट इज एज्यूम टू बी रिजेक्टेड टू अ कांस्टेंट लो टेम्परेचर सिंक ड्यूरिंग द साइकिल. मीन्स जिस सिस्टम में आप हीट को रिजेक्ट कर रहे हो वहाँ पर भी टेम्परेचर आपका कांस्टेंट होना चाहिए, टेम्परेचर टाइम टू टाइम आपका वेरी नहीं होना चाहिए. फर्दर नेक्स्ट एजम्पशन की बात करते हैं, इफ इट इज एज्यूम दैट देयर आर नो हीट लॉसेस फ्रॉम द सिस्टम टू द सराउंडिंग. मीन्स जो भी आपकी कंबशन प्रोसेस है उस कंबशन प्रोसेस में कोई आपके हीट लॉसेस आपके नहीं होने चाहिए. अभी हम रिलेट करेंगे इसको अपने आइडियल साइकिल से या फिर एक्चुअल साइकिल के साथ में. फर्दर एजम्पशंस की बात करते हैं, वर्किंग मीडियम हैज कांस्टेंट स्पेसिफिक हीट थ्रू आउट द साइकिल. मीन्स थ्रू आउट द साइकिल जो भी आपकी साइकिल है उस पर्टिकुलर साइकिल में जो आपका स्पेसिफिक हीट्स आपकी हैं वो कांस्टेंट आपकी होनी चाहिए. आइदर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर है, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम है, सीपी और सीपी जो भी आपकी वैल्यू की बात करते हैं वो आपकी कांस्टेंट होनी चाहिए. फर्दर एजम्पशंस आपका लास्ट एजम्पशन जो आपका है, द फिजिकल कांस्टेंट लाइक सीपी सीवी गामा एम आर द ऑफ वर्किंग मीडियम आर द सेम थ्रू आउट द एयर स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक कंडीशन. जो आपके एयर स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक कंडीशन है उसमें ये सारी कंडीशंस आपकी कांस्टेंट आपकी होनी चाहिए. अब देखिए यहाँ जो आपकी ये जो अलग अलग एजम्पशंस की हम बात कर रहे थे ये हमारे आइडियल साइकिल के केस में अप्लीकेबल हैं, लेकिन अगर हम इनको एक्चुअल साइकिल के केस से में बात करते हैं, एक्चुअल हम अपने ऑटोमोबाइल इंजन के टर्म में बात करते हैं तो वहाँ पर ये अप्लीकेबल नहीं होती हैं, क्योंकि वहाँ पर जो आपके हीट सप्लाई हो रही है या आपका जो आपका चार्ज सप्लाई हो रहा है सक्शन के केस में वो किसी अलग कंडीशन में है, एंड आफ्टर कंबशन जो चार्ज आपका डिस्चार्ज आपका होता है वो आपके डिफरेंट कंडीशन में है. प्रोसेस आपकी ओपन टू एटमॉस्फेयर आपकी होती है, क्लोज सिस्टम में आपकी प्रोसेस नहीं होती है. फर्दर जो हम बात कर रहे थे कि जो आपका हीट लॉसेस है वो आपके कुछ में नहीं होने चाहिए. हमें पता है जब हम कंबशन करते हैं तो हमारे कुछ ना कुछ या मैक्सिमम अमाउंट ऑफ हीट लॉसेस हमारे हो जाते हैं. तो उस केस में प्रॉब्लम आपकी आती है कि जब हम एक्चुअल साइकिल के एनालिसिस करते हैं तो वो हमारे लिए कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है, क्योंकि वहाँ पर बहुत सी आपके डिफ़िकल्टीज आती हैं, डिफरेंट वेरिएबल्स आपके होते हैं.
तो हमारी रिक्वायरमेंट होती है कि इन सारे वेरिएबल्स को हम पहले कांस्टेंट कर लें, फिर उसके बाद में साइकिल के एनालिसिस करें और एनालिसिस करने के बाद में उसको हम रियल साइकिल से रिलेट कर सकें। तो इस पर्टिकुलर एनालिसिस के लिए हमें रिक्वायरमेंट होती है एयर स्टैंडर्ड साइकिल की। फर्दर नेक्स्ट हम बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट जो आपकी एयर स्टैंडर्ड साइकिल आपकी होती है आपकी कार्नोट साइकिल। कार्नोट साइकिल की बात करते हैं तो कार्नोट साइकिल आपकी एक ऐसी साइकिल होती है जिसमें मैक्सिमम एफिशिएंसी आपको मिलती है, मैक्सिमम वर्क आउटपुट आपको प्रोवाइड करता है। अगर हम कार्नोट साइकिल के यहाँ डायग्राम की बात करते हैं तो एक आपका पीवी डायग्राम आपको शो कर रखा गया है। यहाँ पर आपको देखिए हमने शो कर रखा है कि इस पीवी डायग्राम में दो आपकी आइसोथर्मल प्रोसेस हैं और दो आपके रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस आपकी होती हैं। यहाँ पर प्रोसेस 1 से 2 आपकी रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस है, जहाँ पर आपकी हीट सिस्टम आपका हीट सप्लाई आपकी रिजेक्ट आपके हो रही है। और प्रोसेस 3 to 4 की बात करते हैं, ये हीट सप्लाई प्रोसेस है जिसमें आप सिस्टम को हीट सप्लाई आप कर रहे हैं। सिमिलर केस में अगर हम टीएस डायग्राम की बात करते हैं तो टीएस डायग्राम में आपका शो किया गया है पी आपका 1 to 2 आपके आइसोथर्मल प्रोसेस है, तो यहाँ पर कांस्टेंट टेम्परेचर आपका है। प्रोसेस 3 से 4 अगेन आपके आइसोथर्मल प्रोसेस है, तो यहाँ पर अगेन आपका कांस्टेंट टेम्परेचर आपको प्रोवाइड किया गया है। तो ये आपके अलग अलग केसेस में आपके आइसोथर्मल और आइडियाबैटिक प्रोसेस को हमने शो किया है। फर्दर जो नीचे हम डायग्राम की बात कर लेते हैं, जो डायग्राम हमने यहाँ पे दिखा रखा है एक रेसिप्रोकेटिंग इंजन एक पिस्टन का डायग्राम दिखा रखा है। इस पिस्टन के केस में अब कुछ हमने एजम्पशंस देखी है अगेन यहाँ पर, या फिर कुछ हमने आइडियलाइज कंडीशन में ले रखी हैं। जो इस पिस्टन की बात करते हैं इसकी वॉल्स हमने पहली चीज़ एक आइडियल कंडीशन की बात करी। इस पर्टिकुलर जो पिस्टन्स की वॉल आपकी हैं ये परफेक्टली इंसुलेटेड है, मीन्स यहाँ से कोई आपका हीट लॉस या कोई आपकी एनर्जी लॉसेस आपकी नहीं होंगी। जो इसका हेड पोर्शन आपका है वहाँ पर देखिए हमने दो एक कंडीशंस ले रखी हैं कि एक कंडीशन में कहा है कि परफेक्टली इंसुलेटेड आपका इंसुलेटर होना चाहिए प्लस परफेक्ट कंडक्टर आपका होना चाहिए। मीन्स जिस समय हमें हीट सप्लाई करनी हो उस समय ये कंडक्टिव बॉडी की वर्क की तरह वर्क करे, और जिस समय हमें हीट रिसीव करनी है उस समय के केस में ये आपका परफेक्ट इंसुलेटर के केस में, या जिसमें हमें हीट सप्लाई नहीं करनी है उस समय ये परफेक्ट इंसुलेटर के केस में आपका वर्क करता है। अब फर्दर अगर हम बात कर लेते हैं तो हमारी एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट साइकिल आपकी होती है, या एफिशिएंसी अगर हम किसी भी सिस्टम की बात करते हैं एफिशिएंसी बेसिकली आपकी होती है वर्क डन बाय सिस्टम ड्यूरिंग द साइकिल डिवाइडेड बाय हीट सप्लाइड टू द सिस्टम ड्यूरिंग द साइकिल। सिस्टम पर आप सिस्टम कितना वर्क कर रहा है एक साइकिल में, और उस सिस्टम पर वर्क करने के लिए कितनी आप हीट सप्लाई कर रहे हो, इसका रेशियो कहलाता है आपका एफिशिएंसी। तो सेम केस आपका कार्नोट साइकिल की एफिशिएंसी के लिए होगा। अगर हम फर्दर बात करते हैं वर्क डन हमारा क्या होता है, तो वर्क डन बेसिकली आपका होता है हीट सप्लाइड माइनस हीट रिजेक्टेड। किसी सिस्टम में कितने अमाउंट आप आपने हीट सप्लाई करी है एंड आफ्टर सप्लाई ऑफ हीट कितनी आपके वहाँ पर आफ्टर वर्किंग कितनी हीट आपने रिमेनिंग अमाउंट ऑफ हीट आपकी कितनी वहाँ से आपने रिजेक्ट कर दी है या आपने लिबरेट कर दी है। अगर हम यहाँ पर अगेन बात करते हैं तो W इज इक्वल टू हम इजी वे में लिख सकते हैं, यहाँ पर W इज इक्वल टू QS माइनस QR। यहाँ पर अगर हम बात करते हैं आइसोथर्मल प्रोसेस 1 से 2 एंड 3 to 4 के लिए, चूंकि आइसोथर्मल प्रोसेस आपकी है यहाँ पर टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो QR जो आपके रिजेक्शन हीट के टर्म में आपका होगा इज इक्वल टू MRT1 log बेसी V1 बाई V2, और QS हीट सप्लाइड आपकी हो जाएगी MRT3 log बेसी V4 बाई V3। अब हम बात करते हैं एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए, तो एडियाबैटिक प्रोसेस हमारी है 2 से 3 एंड 4 to 1। तो अगर हम 2 to 3 प्रोसेस की बात करते हैं तो वहाँ पर आपका हो जाएगा V3 बाई V2 इज इक्वल टू T2 बाई T1 टू द पावर 1 अपॉन गामा माइनस 1। चूँकि एडियाबैटिक रिलेशन की बात करते हैं तो आपका होता है PV टू द पावर गामा इज इक्वल टू आपका कांस्टेंट होता है। अगर हम यहाँ पर PV इज इक्वल टू MRT टर्मिनोलॉजी को लेके अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो वहाँ से रिलेशन आपका निकल आता है V3 बाई V2, या अगर हम P1 V1 की P1 V1 या P2 V2 के टर्म में बात कर रहे हैं तो वहाँ पर सिंपली अगर PV3 टर्म आपका आएगा तो V3 बाई V2 इज इक्वल टू T2 बाई T3 की पावर 1 अपॉन गामा माइनस 1 आपका। सेम केस प्रोसेस 4 to 1 के लिए अगर हम बात करते हैं, प्रोसेस 4 to 1 में V4 बाई V1 इज इक्वल टू T1 बाई T4 की टू द पावर 1 अपॉन गामा माइनस 1। चूँकि सिंस अगर हम बात करें अगेन हम अपने पुराने डायग्राम पर आते हैं, प्रोसेस 1 से अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर आइसो TS डायग्राम में आपका T1 इज इक्वल टू T2 आपको शो हो रहा है। यहाँ पर आप देखिए T1 इज इक्वल टू T2 आपका है और T3 इज इक्वल टू T4 आपका है। चूँकि 1 से 2 आइसोथर्मल प्रोसेस है, टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा। अगेन आपकी 3 to 4 आपकी अगेन आपकी आइसोथर्मल प्रोसेस है। सेम केस यहाँ पर भी आपका टेम्परेचर कांस्टेंट होगा। तो सेम केस को लेते हुए जब हम आगे की तरफ हम चलते हैं तो यहाँ पर देखिए T1 इज इक्वल टू T2 है और एंड T4 इज इक्वल टू T3 है।
अब T1 और T2 की वैल्यू जब हम पुट करेंगे तो रिलेशन हम यहाँ से निकल के आती है V4/V1 इज इक्वल टू V3/V2। सिंप्लीफाई करने पर आपका रिलेशन आ जाएगी V4/V3 इज इक्वल टू V1/V2 इज इक्वल टू R। अब यहाँ पर R क्या है ये आप समझ लीजिए, क्योंकि अभी हम जितनी भी आगे साइकिल्स की बात करेंगे, ऑटो, डीजल, डुअल, कोई भी साइकिल की बात करेंगे, R टर्मिनोलॉजी हमारी आती है। R बेसिकली किसी भी साइकिल के लिए अगर हम बात करते हैं तो R आपका होता है कंप्रेशन रेशियो, कितना अमाउंट ऑफ चार्ज आप उस पर्टिकुलर साइकिल में आप चार्ज को कंप्रेस करते हो। तो अगर हम यहाँ पर अपने बैक साइकिल में देखते हैं तो यहाँ पर इनिशियल केस में चार्ज हमारा V1 आपका 1 कंडीशन में था, 1 से कंप्रेस करते हुए हम 2 तक ले गए हैं। तो अगर यहाँ पर हम कंप्रेशन रेशियो की बात करते हैं तो V1/V2 आपका इज इक्वल टू यहाँ पर आपका होता है R, जो शो करता है कंप्रेशन रेशियो का। सेम चीज़ हमने यहाँ पर हमने शो करी हुई है, V4/V3 इज इक्वल टू V1/V2 इज इक्वल टू R। अब हमने यहाँ पे वैल्यू पुट कर दी तो इफिशियंसी ऑफ कार्नोट इज इक्वल टू आ गया आपका MRT3 log बेस ई आर माइनस MRT1 log बेस ई आर डिवाइडेड बाय MRT3 log बेस ई आर। चूँकि रिमेनिंग टर्म MRT3 यहाँ से आपको कैंसिल हो जाएगा, सॉरी यहाँ से अगर हम बात करते हैं MR टर्म आपका तीनों जगह पर आपका है, यहाँ से MR टर्म आपका कैंसिल हो गया, log बेस ई आर आपका तीनों जगह से कैंसिल हो गया। तो फाइनल रिलेशन आपके निकल के आई T3 minus T1 divided by T3. On simplification we get efficiency of Carnot cycle is equal to 1 minus T1 by T3. This is the final efficiency, which is the formula of efficiency of Carnot cycle. Further, if I am talking about further next Stirling cycle. Stirling cycle is just a modification of Carnot cycle. Since as the things are written here, the Carnot cycle has low mean effective pressure because of its low work output. Hence, one of the modification form of Carnot cycle is produced to higher work output, while theoretically achieving full Carnot cycle efficiency is the Stirling cycle. The simple thing is इन कार्नोट साइकिल में बेसिकली हमारा मीन इफेक्टिव प्रेशर जो हमारा आपका ऑब्टेन होता था वो कम होता था, और वो आपका कम होता था क्योंकि हमारा वहाँ पर जो वर्क आउटपुट प्रोसेस थी वो हमारी कम थी। तो एक स्टिर्लिंग साइकिल कार्नोट साइकिल का एक मॉडिफिकेशन है जिसमें हमने क्या किया, जो हमारा वर्क आउटपुट है वो हमने इन्हेंस कर दिया। लेकिन वर्क आउटपुट प्रोसेस को इन्हेंस करने के केस में हमने इस तरीके से उसको इन्हेंस किया कि वहाँ पर आपका जो कार्नोट साइकिल की इफिशिएंसी है उसमें कोई इफेक्ट ना पड़े, क्योंकि ऑब्वियस बात कार्नोट साइकिल की इफिशिएंसी वाला प्रोसेस पार्ट जो था वो आपका बेस्ट था, वहाँ पर मैक्सिमम इफिशिएंसी आपको गेन होती थी। तो करेक्शन क्या किया गया, अगर हम बात करते हैं अपने कार्नोट साइकिल केस में तो वहाँ पर दो आपकी आइसोथर्मल रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस थी, दो आपकी एडियाबैटिक प्रोसेस थी। जबकि हम स्टिर्लिंग साइकिल की बात करते हैं तो यहाँ पर इन्होंने एक माइन्यूट से करेक्शन किया, दो आइसोथर्मल प्रोसेस तो हमारी रही, लेकिन जो हमारी एडियाबैटिक रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस थी उसकी जगह पर हमने कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस को ऐड कर दिया। तो कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस यहाँ पर 2 to 3 एंड 4 to 1 हमारी कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस हो गई। अब कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस ऐड करने के बाद में अगर फर्दर हम इसका टीएस डायग्राम की बात करते हैं तो सेम वे में जो आपके एडियाबैटिक प्रोसेस कांस्टेंट एंट्रोपी टर्म था वहाँ पर कांस्टेंट वॉल्यूम टर्म आपका आ गया। अब अगर बात करते हैं एफिशिएंसी ऑफ स्टिर्लिंग साइकिल की तो एफिशिएंसी फार्मूला आपका सेम रहेगा, क्योंकि अगर हम बात करते हैं एफिशिएंसी आपकी होती है वर्क डन डिवाइडेड बाय हीट सप्लाइड, या फर्दर बात करते हैं तो हीट सप्लाइड माइनस हीट रिजेक्टेड डिवाइडेड बाय हीट सप्लाइड। तो हीट सप्लाइड टर्म प्रोसेस 1 से 2 में आपका है, हीट सप्लाइड टर्म प्रोसेस 3 to 4 में है, जहाँ पर प्रोसेस में आप हीट सप्लाई कर रहे हो। चूँकि एडियाबैटिक प्रोसेस आपका आइसोथर्मल प्रोसेस है तो यहाँ पर आपका टर्म आपका होगा MRT3 log बेस ई V4/V3। सिमिलर केस में अगर हम बात करते हैं हीट रिजेक्टेड का केस, तो हीट रिजेक्टेड आपकी प्रोसेस 1 से 2 में आपकी हो रही है, तो 1 से 2 के केस में क्या होगा MRT1 log AC V1/V2 अगेन डिवाइडेड बाय हीट सप्लाइड पहले आपको बताया हमने, हीट सप्लाइड प्रोसेस आपकी होती है प्रोसेस 3 से 4 में, तो 3 से 4 में जो आपने हीट सप्लाई किया तो RT3 log AC V4/V3। अगेन यहाँ पर हम जब सिंप्लीफाई करेंगे तो जो आपका R टर्म है वो आपका तीनों जगह कैंसिल हो जाएगा। अगर हम V4/V3 और टर्म आपका रह जाएगा तो उस केस में अब हम फर्दर बात करते हैं, चूँकि प्रोसेस 2 से 3 के लिए हम कह रहे थे जो प्रोसेस 2 से 3 है ये कांस्टेंट वॉल्यूम है, तो यहाँ पर आपका आ जाएगा V2 इज इक्वल टू V3। सिमिलरली बात करते हैं प्रोसेस 4 to 1 के लिए, तो अगेन ये कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस है, तो यहाँ से आपका आ जाएगा V4 इज इक्वल टू V1। तो जब हमने पुट किया तो यहाँ से टर्म आपका आ गया V3 इज इक्वल टू V2 एंड V4 इज इक्वल टू V1,
On simplification, we get the efficiency of Stirling cycle is equal to T3 minus T1 divided by T3, which is similar to the efficiency of Carnot cycle. So again, if I am talking about Stirling cycle, it is just the modification of a Carnot cycle to enhance the mean effective pressure of Carnot cycle. Next, Ericsson cycle. Again, again, if I am talking about Ericsson cycle, it is again just a modification of Carnot cycle. अब Carnot cycle के केस में देखिए यहाँ पर क्या आपका मॉडिफिकेशन आपका हो रहा है. द एडवांटेज ऑफ Ericsson cycle, ये देखिए मैंने यहाँ मेंशन कर रखा है. द एडवांटेज ऑफ Ericsson cycle ओवर द Carnot and Stirling cycle is small pressure ratio for a given ratio of maximum to minimum specific volume with higher mean effective pressure. मीन्स हायर मीन इफेक्टिव प्रेशर के केस में मैक्सिमम टू मिनिमम स्पेसिफिक वॉल्यूम का रेशियो आपका बेटर यहाँ पर आपको गेन होता है. इसके लिए देखिए क्या मॉडिफिकेशन किया गया. हमने जब कार्नोट साइकिल की बात कर रहे थे तो वहाँ पर 2 आइसोथर्मल और 2 रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस थी. स्टिर्लिंग साइकिल के केस में आते हैं तो वहाँ पर 2 रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस आपकी थी, लेकिन वहाँ पर फर्दर हमने यहाँ ऐड कर लिया 2 आपके कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस. अब अगर हम बात करते हैं एक्सेल साइकिल के केस में तो यहाँ पर आपका प्रोसेस अगेन आपकी हैं, लेकिन जो यहाँ पर आपका जो कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस जो स्टिर्लिंग में थी वो चेंज होकर के यहाँ पर कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस के फॉर्म में आपकी यहाँ आपको मिल गई है. अब फर्दर अगर हम इसका टीएस डायग्राम ड्रॉ करते हैं तो टीएस डायग्राम इस फॉर्म में हमको शो हो जाता है. और अगर हम इफिशिएंसी की बात करते हैं तो इफिशिएंसी इसकी नियर अबाउट आपका कॉर्नर साइकिल इफिशिएंसी के बराबर ही हमें इफिशिएंसी मिलती है. ये तो आपकी हो गई कि आपका, हम अगर टर्मिनोलॉजी की बात करते हैं एयर स्टैंडर्ड साइकिल, जो आपके डिफरेंट एयर स्टैंडर्ड साइकिल, बेस्ट एयर स्टैंडर्ड साइकिल या आइडियलाइज साइकिल या आपकी कार्नोट साइकिल आपकी होती है. उसमें फर्दर कुछ मॉडिफिकेशन करते हुए आपके स्टिर्लिंग या एरिक्सन साइकिल आपकी जनरेट हो जाती है. फर्दर मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग अगर आप बात करते हैं तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका होता है ऑटो साइकिल. ये ही हमने यहाँ मेंशन कर रखा है. ऑटो साइकिल क्या होती है. बेसिकली ऑटो साइकिल अगर हम अपने एसआई इंजन या अगर अपने हम ऑटोमोबाइल सेक्टर के टर्म में बात करते हैं तो आपका ऑटो साइकिल आपकी कहलाती है पेट्रोल इंजन साइकिल. या इसको अदर वर्ड में अगर हम बात करते हैं, अदर टर्मिनोलॉजी टर्म में बात करते हैं तो ऑटो साइकिल आपकी होती है कांस्टेंट वॉल्यूम साइकिल. मींस जिस पर्टिकुलर इंजन में कांस्टेंट वॉल्यूम के में कांस्टेंट वॉल्यूम की कंडीशन में जो आपका हीट एडिशन या जो आपका वर्किंग आपकी होती है वो बेसिकली आपकी कहलाती है आपकी ऑटो साइकिल. और ये बेसिकली जो कांस्टेंट वॉल्यूम के टर्म में जो आपकी प्रोसेस होती है, जो आपका हीट एडिशन होता है, जो आपकी वर्किंग आपकी होती है या जो आपका हीट रिजेक्शन इवन आपका होता है, वो जो आपकी प्रोसेस आपकी होती है वो आपके पेट्रोल इंजन्स में होती है. तो जो आपकी ऑटो साइकिल है वो आपकी पेट्रोल इंजन्स में आपकी यूज़ की जाती है. जितने भी आपके ऑटोमोबाइल सेक्टर में जो पेट्रोल इंजन्स हैं वो आपके ऑटो साइकिल पर वर्क करते हैं. देखिए ये आपकी है आपकी ऑटो साइकिल. ऑटो साइकिल के केस में आप जैसे आपको बताया है तो यहाँ पर आपका कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस होती है. तो 1 से 2 जो प्रोसेस आपकी हो गई ये आपकी हो गई आइसेंट्रोपिक प्रोसेस, और यहाँ पर आपका ये आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन आपका हो गया. 2 से 3 जो प्रोसेस आपकी है ये आपकी है कांस्टेंट वॉल्यूम हीट एडिशन. 3 से 4 प्रोसेस की बात करते हैं तो अगेन ये आपकी हो गई आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन प्रोसेस. और 4 to 1 की बात करते हैं तो ये आपका हो गया कांस्टेंट वॉल्यूम हीट रिजेक्शन प्रोसेस. तो ये आपके डिफरेंट आपके अलग अलग यहाँ पर 4 प्रोसेसेस आपकी होती हैं. और अगर हम इन प्रोसेस के टर्म में अगर इनको फर्दर डिवाइड करते हैं तो हम यहाँ पर कुछ आपको टर्मिनोलॉजी आपको ऐड करते हैं जो हमने डिफरेंट नॉमेनक्लेचर के टर्म में बात की थी. अगर यहाँ पर आप देखिए तो 0 to 1 जो ये जो आपका जो चूँकि आपका वॉल्यूम प्रोसेस आपका है, वॉल्यूम एक्सपेंशन आपका हो रहा है, तो 0 to 1 जो प्रोसेस आपकी होगी ये जो वॉल्यूम आपका होगा ये आपका कहलाएगा वीएस या स्विफ्ट वॉल्यूम. मींस जब पिस्टन अपना बीडीसी से टीजीसी की तरफ मूव करता है तो कितना वॉल्यूम स्वीप करता है या कितने चार्ज को सक करके अंदर लेता है वो पर्टिकुलर प्रोसेस कहलाती है 0 to 1 या स्विफ्ट वॉल्यूम. अब 1 2 तक जाने के बाद में आपने इसको कंप्रेस किया और कंप्रेस करके आप 2 तक के गए तो आपका अब यहाँ पर आप देखते आइएगा. सबसे पहली प्रोसेस 0 to 1 के केस में क्या हुई, आप टीडीसी पर थे, टीडीसी से नीचे आए और इस केस में आपका इनलेट वॉल ओपन था. तो जैसे आपका इनलेट वॉल ओपन था आप नीचे की तरफ आए तो आपने चार्ज को सक किया, मींस आपने वहां पर चार्ज को सक लिया. ये आपकी प्रोसेस हो गई 0 to 1. अब जब चार्ज सक करके आपने अंदर ले लिया, आपने पिस्टन के अंदर आपने यहाँ पर सिलेंडर में यहाँ पर चार्ज को सक कर लिया. अब जो आपका इनलेट वॉल पोर्शन था उस इनलेट वॉल को आपने जो यहाँ पर इनलेट वॉल पहले ओपन था उसको क्लोज कर दिया.
क्लोज करने के बाद में क्या किया, आप पिस्टन को नीचे से ऊपर की तरफ ट्रेवल कराते हो। अब जैसे जैसे पिस्टन नीचे से ऊपर की तरफ ट्रेवल करेगा, ये चार्ज को कंप्रेस करता जाएगा, लेकिन एक सर्टेन लेवल तक ही आपका ये पिस्टन आपका मूव करेगा। उसके बाद पिस्टन का मूवमेंट आपका रुक जाएगा, क्योंकि ये पिस्टन की मैक्सिमम हाइट होती है और वो कहलाती है टीडीसी। वो पर्टिकुलर पॉइंट आपका होगा पॉइंट 2। और जो इनिशियल केस से लेकर के इनिशियल केस से जो आपके इस पॉइंट तक, जो पॉइंट 1 या पॉइंट 2 तक, जो पॉइंट 2 या पॉइंट 3 तक क्या आपका पॉइंट आपका होता है, इसे डिनोट करते हैं वीसी से। ये पर्टिकुलर पॉइंट आपका होता है क्लियरेंस वॉल्यूम। मीन्स इतना वॉल्यूम तो आपका मेंटेन रहेगा ही, ये आपको आप कवर अप नहीं कर सकते हो, क्योंकि पिस्टन की जो टॉप मोस्ट पोजीशन है वो आपकी यही आपकी होती है। फर्दर उसके बाद में 1 से 2 आपने चार्ज को कंप्रेस कर लिया। जैसे आपने कंप्रेस करने के बाद में जब मैक्सिमम लेवल चार्ज को कंप्रेस किया तो स्पार्क प्लग से आपने स्पार्किंग कराई। जैसे ही आप स्पार्क प्लग से स्पार्किंग कराते हो, चार्ज अंदर बर्न करता है, बहुत हाई प्रेशर जनरेट होता है और पिस्टन बहुत तेजी से मूव करता है। तो वो हमने यहाँ पर देखिए शो कर रखा है। जस्ट अ मिनट। वो देखिए हमने यहाँ पर शो कर रखा है, जब प्रोसेस 2 से 3 आपकी है, ये आपका हीट एडिशन प्रोसेस है। क्योंकि जब आपने कंप्रेस कर लिया 2 तक पहुंच गए तो आपने स्पार्क से स्पार्किंग कराया और वहां पर आपने एक्सपेंड किया। जब आपने स्पार्क से स्पार्किंग कराया तो हीट जनरेट हुई। तो ये प्रोसेस 2 से 3 कहलाती है आपकी हीट एडिशन प्रोसेस। एक चीज और, जो प्रोसेस 2 से 3 आपकी हो रही है, ये कॉन्स्टेंट वॉल्यूम है। कॉन्स्टेंट वॉल्यूम का मतलब क्या हुआ कि जैसे ही हम पिस्टन को टीडीसी से बीडीसी और बीडीसी से टीडीसी लेके जाते हैं, टॉप डेड सेंटर पर लेके जाते हैं, जैसे ही पर्टिकुलर पिस्टन वहाँ पहुँचता है उसी समय हमारे यहाँ स्पार्किंग होती है और जैसे स्पार्किंग करते हैं पूरा का पूरा चार्ज इंस्टेंटेनियसली बंद करता है। एक वर्ड यहाँ पर ध्यान रखिएगा, इंस्टेंटेनियसली। मीन्स जैसे ही हमने पिस्टन में हीट सप्लाई करी या स्पार्क में जनरेट किया, तुरंत पूरा चार्ज बंद होता है। चूंकि प्रोसेस एक पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम में हो रही थी, इसलिए यहाँ पर जो हीट सप्लाई आपकी है वो कांस्टेंट वॉल्यूम के केस में होता है कि इस पर्टिकुलर टाइम में वॉल्यूम चेंज नहीं हो पाया है और पूरी की प्रोसेस कांस्टेंट वॉल्यूम में ही आपने हीट ऐड कर दिया है। अब जब जैसे यहाँ पर आपने हीट ऐड किया, हीट ऐड करते ही क्या होगा, पिस्टन पर आपका बहुत हैवी फोर्स लगेगा। जस्ट लाइक जैसे हमने लास्ट क्लास में आपको बताया था, किसी कन्फाइंड एरिया में जैसे ही आप एक्सप्लोड करते हो तो क्या होता है, उसकी वॉल्स के ऊपर बहुत हैवी अमाउंट ऑफ प्रेशर जनरेट होता है। तो ये एक्सेसिव प्रेशर की वजह से क्या होगा, पिस्टन आपका जो 3 पोजीशन से बहुत तेजी से नीचे आएगा। ये आपकी 4 पोजीशन तक, आपके लोअर पोजीशन तक यहाँ पर आपका आएगा। जैसे इस पर्टिकुलर पोजीशन तक आपका पिस्टन आपका आएगा तो ये आपकी प्रोसेस कहलाता है यहाँ पर आपका 3 to 4 आपका जस्ट अ मिनट 3 to 4 प्रोसेस आपकी एडियाबैटिक एक्सपेंशन प्रोसेस। फर्दर बात करते हैं प्रोसेस 4 to 1 की। प्रोसेस 4 to 1, इस पर्टिकुलर टाइम पे पिस्टन आपका नीचे आ चुका होता है, प्रॉपर एक्सपेंशन हो चुका होता है और आपका एग्जॉस्ट वॉल्व ओपन होता है। जैसे ही आपका एग्जॉस्ट वॉल्व आपका ओपन होता है, बर्न गैसेस आपकी इंजन से फ्लू करके बाहर निकलती हैं और जैसे बर्न गैसेस इंजन से फ्लू करके बाहर निकलेंगी, ये आपका कहला देगा आपका हीट रिजेक्शन। मीन्स आप जो इंजन के अंदर जो आपकी बर्न गैसेस थी उनको आप रिजेक्ट करके बाहर सप्लाई कर रहे थे। अब फर्दर अगर बात करते हैं हम एक साइकिल के टर्म में बात कर रहे हैं, तो अगेन प्रोसेस आपकी जो 0 to 1 गई थी, जस्ट उसकी रिवर्स प्रोसेस 1 to 0 जाती है। मीन्स पिस्टन आपका नीचे आ चुका था, एग्जॉस्ट वाल्व आपने ओपन कर दिया है, अब पिस्टन यहाँ से ऊपर जाएगा और जो भी बर्न गैसेस हैं उनको स्वीप ऑफ करके, पहले तो जो आपकी जो 4 to 1 प्रोसेस में आपके जो चार्ज बाहर गया था, जो बर्न गैसेस बाहर गई थी, वो ड्यू टू एक्सेसिव प्रेशर गई थी। लेकिन अब जैसे आप 1 पॉइंट पर आप पहुंचते हो तो वहां पर अब 1 से 0 के लिए जो प्रोसेस आपकी होती है, वहां पर आप फोर्सफुली आप उस चार्ज को बाहर करते हो, इस पर्टिकुलर स्विफ्ट वॉल्यूम को ट्रेवल करते हुए, वीएस वॉल्यूम को ट्रेवल करते हुए। तो ये आपकी पूरी प्रोसेस होती है। अगर हम बात करते हैं आपकी ऑटो साइकिल की, आप फिर से एक बार रिलेट कर लीजिए, हमने आपको 4 स्ट्रोक इंजन की साइकिल की अगर बात करते हैं तो वहां पर 4 स्ट्रोक बताए थे, सक्शन, कंप्रेशन, आपका कंप्रेशन एंड कंबशन, फिर फर्दर आपका एक्सपेंशन और आपका एग्जॉस्ट। देखिए यहाँ पर अगर आप देखते हैं तो सक्शन क्या है, 0 to 1 प्रोसेस आपकी सक्शन आपकी हो गई, ये सक्शन प्रोसेस है। 1 से 2 कंप्रेशन है, ये आपकी सक्शन हो गई, ये आपकी प्रोसेस आपकी कंप्रेशन हो गई। 2 से 3 की बात करते हैं तो ये आपकी प्रोसेस आपकी कंबशन की आपकी हो गई। 3 to 4 की बात करते हैं तो ये आपका एक्सपेंशन आपका हो गया, एक्सपेंशन प्रोसेस हो गई। और 4 to 1 की बात करते हैं, ये आपकी एग्जॉस्ट प्रोसेस हो गई, जो चार्ज को आप एग्जॉस्ट करते हो। और 1 to 0 आपका रिमेनिंग आप स्वीप ऑफ कर देते हो, जो आपका चार्ज होता है उसको आप बाहर निकाल लेते हो। तो ये आपकी एक ऑटो साइकिल फाइनली बन के आती है। ऑटो साइकिल का पीवी डायग्राम आपका आता है। अब इसके टीएस डायग्राम की बात करते हैं।
1 से 2, 2 से 3, 3 to 4 एंड 4 to 1 अगेन आपका आइसेंट्रोपिक एंड आपका कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस के टर्म में हम डायग्राम को शो कर सकते हैं। अब बात आती है एफिशिएंसी ऑफ ऑटो साइकिल। Again, efficiency of, if I am talking about efficiency of any cycle, then the efficiency is work done divided by heat supplied. अब just because I am talking about efficiency of Otto cycle, then the efficiency of Otto cycle is also the heat work done upon heat supplied. Work done is equal to heat supplied minus heat rejected. So the efficiency of Otto cycle is equal to heat supplied minus heat rejected divided by heat supplied. Just because of the heat supplied is at constant volume process, so the QS is equal to MCV T3 minus T2 and heat rejection is also occurs at constant volume process, so QR is equal to, again आप यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, हम दोनों का CV टर्म ले रहे हैं कांस्टेंट वॉल्यूम टर्म, क्योंकि हीट रिजेक्शन और हीट एडिशन कांस्टेंट वॉल्यूम टर्म में हो रहे हैं, इसलिए QR इज इक्वल टू भी आपका रहेगा MCV T4 minus T1. So efficiency then what is the efficiency? Efficiency is equal to M T3 minus T2 minus का M T4 minus T1 divided by M T3 minus T2. CV term in both sides CV term are cancelled out. So the final efficiency is 1 minus T4 minus T1 divided by T3 minus T2. अब स्टेप बाय स्टेप हम एक प्रोसेस पर जाते जाएंगे। जब पहले से बात कर लेते हैं प्रोसेस 1 से 2 के लिए। जो प्रोसेस 1 से 2 आपकी है ये आपकी आइसेंट्रोपिक प्रोसेस है, और आइसेंट्रोपिक प्रोसेस में आपका T2 by T1 इज इक्वल टू V1 by V2 टू द पावर गामा माइनस 1। सिमिलर केस प्रोसेस 3 to 4 के लिए अगेन आपके आइसेंट्रोपिक प्रोसेस है, तो T3 by T4 इज इक्वल टू V4 by V3 टू द पावर गामा माइनस 1। अब देखिए यहाँ पर अगेन टर्म जो हमने पिछले कार्नोट साइकिल के टर्म में बात की थी वहां पर आपका आ रहा है, जस्ट बिकॉज ऑफ दैट V1 by V2 इज इक्वल टू V4 by V3, सिंस V1 इज इक्वल टू V4 कॉन्स्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस है, और अगर हम बात करते हैं V2 और V3 के लिए तो V2 इज इक्वल टू V3, अगेन आपकी ये कॉन्स्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस है। तो इस केस में आपका क्या निकल के आएगा, बट एज द थिंग्स आर रिटन हेयर, but V1 by V2 is equal to V4 by V3 is equal to gamma compression ratio. Yes, focus it, just concentrate on that point. V1 by V2 is equal to R, और ये कहलाता है कंप्रेशन रेशियो। चूंकि चार्ज को आप 1 से 2 तक कंप्रेस कर रहे थे तो इसलिए ये आप प्रोसेस कहलाती है कंप्रेशन रेशियो। ये बात आप बिल्कुल एकदम गार्ड मान लीजिए। आगे की हम बात करेंगे डीजल साइकिल के लिए, डुअल साइकिल के लिए, जो भी डिफरेंट साइकिल्स आपकी होंगी सब में V1 by V2 टर्म जो आपका होगा वो कंप्रेशन रेशियो टर्म ही होगा, क्योंकि यहाँ पर इतने अमाउंट ऑफ चार्ज को आप कंप्रेस कर रहे हो, इतने अमाउंट ऑफ चार्ज को आप स्वीप ऑफ करके आप वहाँ पर उसको प्रेशराइज या कंप्रेस फॉर्म में लेके आ रहे थे। तो V1 by V2 इज इक्वल टू आपका R या कंप्रेशन रेशियो शो करता है। अब बात करते हैं फर्दर की। सो T2 by T1, अच्छा हम बात कर लें, ये था आपका प्रोसेस 1 से 2 के लिए। अब चूंकि यहाँ पर V1 by V2 और V4 by V3 इज इक्वल टू R हो जाएगा, तो यहाँ से टर्मिनोलॉजी क्या निकल के आएगा, T2 by T1 इज इक्वल टू T3 by T4। तो ये हमने मेंशन कर दिया T2 by T1 इज इक्वल टू T3 by T4। अब इसमें छोटा सा हमने एक एनालिटिकल मेथड थोड़ा सा अप्लाई करने की कोशिश करी है। यहाँ पर हमने किया है 1 माइनस T2 by T3 इज इक्वल टू 1 माइनस T1 by T4, दोनों साइड के टर्म को 1 से माइनस कर दिया है। तो ऑन सिंप्लीफिकेशन वी गेट T3 minus T2 divided by T3 is equal to T4 minus T1 divided by T4. Further on simplification we get T4 by T3 is equal to T4 minus T1 divided by T3 by T2. So the efficiency of Otto cycle is equal to 1 minus T4 by T3, or we can say just because of process 1 to 2 just because of that T2 by T1 is equal to T3 by T4. So 1 माइनस T4 by T3 इज इक्वल टू आपका हो जाएगा 1 माइनस T1 by T2। अब बात करते हैं 1 माइनस T1 by T2 के टर्म के लिए। तो 1 माइनस T1 by T2 टर्म को अगर फर्दर हम सिंप्लीफाई फॉर्म में लिख सकते हैं तो ऑटो साइकिल की एफिशिएंसी हो जाएगी 1 माइनस 1 अपॉन R टू द 1 माइनस 1 अपॉन V1 by V2 टू द पावर गामा माइनस 1। अब चूंकि V1 by V2 अगेन आपका R होता है, कंप्रेशन रेशियो होता है, तो एफिशिएंसी ऑफ ऑटो साइकिल इज इक्वल टू 1 माइनस 1 अपॉन R टू द पावर गामा माइनस 1। बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, आपके जो डिफरेंट न्यूमेरिकल्स आपके आएंगे उसमें ये आपका फॉर्मूला आपका डायरेक्टली आप अप्लाई कर सकते हो, इसको आप बिल्कुल याद कर लीजिए। इफिशिएंसी ऑफ ऑटो साइकिल इज इक्वल टू 1 माइनस 1 अपॉन R टू द पावर गामा माइनस 1।
फर्दर अगर हम बात करते हैं वर्क आउटपुट, हमें सिस्टम में क्या वर्क आउटपुट मिलता है, तो वर्क आउटपुट आपका हो जाएगा हीट सप्लाई माइनस हीट रिएक्टेड टर्म में, तो W इज इक्वल टू सी वी टी थ्री माइनस टी फोर माइनस सी वी टी टू माइनस टी वन, या अगर हम इसको अदर फॉर्म में मेंशन करना चाहें तो W इज इक्वल टू पी थ्री वी थ्री माइनस पी फोर वी फोर डिवाइडेड बाई गामा माइनस वन माइनस पी टू वी टू माइनस पी वन डिवाइडेड बाई गामा माइनस वन. On further simplification we get P1 V1 upon gamma minus 1 RP minus 1 R to the power gamma minus 1 minus 1. तो ये आपका एक और टर्म आपका आता है वर्क डन व वर्क आउटपुट इन ऑटो साइकिल. Sorry. If I further talk about the mean effective pressure, then the mean effective pressure is equal to work output divided by swept volume, and swept volume is equal to V1 minus V2 or V2 bracket में R minus 1. So the final mean effective pressure and the formula of mean effective pressure is P1R RP minus 1 ब्रैकेट में R to the power gamma minus 1 minus 1 अपॉन गामा माइनस 1 R माइनस 1. ये जो फॉर्मूले आपके हैं स्वेप्ट वॉल्यूम का या फिर आपका वर्क डन का, इनको आप डायरेक्टली यूज़ कर सकते हो. लेकिन जो ऑटो साइकिल की इफिशिएंसी फार्मूला हमने आपको बताया है, या जो इफिशिएंसी की जो आपका सीक्वेंशियल प्रोसेस बताई है, इसको आप बहुत बढ़िया से समझ लीजिए, क्योंकि जितने भी आपके आगे न्यूमेरिकल आएंगे ये सीक्वेंशियल प्रोसेस डायरेक्टली आपकी अप्लाई होगी और इसके थ्रू ही आप बहुत से न्यूमेरिकल इजीली सॉल्व आप कर सकते हो. बेसिकली अगर सिंपल वर्ड में बात करें तो न्यूमेरिकल सॉल्विंग प्रोसेस ही ये आपका डेरिवेशन या आपका एफिशिएंसी डेरिवेशन प्रोसेस ही आपकी न्यूमेरिकल सॉल्विंग प्रोसेस आपकी होती है. Yes, the next cycle is diesel cycle. The difference between the Otto cycle and diesel cycle is that the Otto cycle is based on the constant volume process, and in diesel cycle constant pressure heat addition and constant volume heat rejection takes place. The diesel cycle is the cycle which is used in diesel engine process. So if I am explain in proper way, सो द डीजल साइकिल जो आपकी होती है वो आपके डीजल इंजन्स में यूज़ की जाती है, और जो आपकी ऑटो साइकिल होती है वो आपके पेट्रोल इंजन्स में यूज़ की जाती है. ऑटो साइकिल को हम कांस्टेंट वॉल्यूम साइकिल बोलते हैं, और डीजल साइकिल की बात करें हम तो इसको हम कांस्टेंट प्रेशर साइकिल बोलते हैं. जैसा कि यहाँ पर आप डायग्राम में आप देख भी रहे हो, यहाँ पर जो आपका हीट एडिशन प्रोसेस जो आपकी हो रही है वो आपकी कांस्टेंट प्रेशर टर्म में हो रही है. हीट रिजेक्शन प्रोसेस जस्ट लाइक एज अ सेम जो आपका ऑटो साइकिल में हो रहा था उसी तरह आपका कांस्टेंट वॉल्यूम टर्म में ही आपका हो रहा है. लेकिन यहाँ पर जो आपका हीट एडिशन आपका हो रहा है वो कांस्टेंट प्रेशर में हो रहा है, इसलिए इसको हम कांस्टेंट प्रेशर साइकिल भी आपको बोलते हैं. अब एक चीज़ यहाँ पर ये आती है कि हीट एडिशन या कांस्टेंट प्रेशर में आपका हो क्यों रहा है. यहाँ पर हम जैसे बात करते हैं कि ऑटो कांस्टेंट वॉल्यूम है, डीजल कांस्टेंट प्रेशर है, तो ये आपका ऐसे बेसिकली है क्यों, इसको आप समझ लीजिए. अगर हम पहले ऑटो साइकिल समझाते हैं तो उसी से रिलेट करके डीजल, क्योंकि ऑटो आप समझ चुके हो. ऑटो केस में क्या होता है, जब ये आपका पिस्टन है, ये आपका पूरा सिलेंडर एक ब्लॉक आपका है, उस सिलेंडर ब्लॉक के अंदर ये पिस्टन है जो आपका मूव करता है. जब पिस्टन बीडीसी से टीडीसी तरफ जाता है, चार्ज को कंप्रेस कर देता है एक सर्टेन लेवल तक, उसके बाद में वो जब अपना क्लियरेंस वॉल्यूम स्पेस छोड़ता है तब यहाँ क्या करता है, स्पार्क प्लग स्पार्किंग करता है. जैसे स्पार्क प्लग से स्पार्किंग होती है, अंदर सडनली हाई प्रेशर जनरेट होता है और पिस्टन नीचे आता है. ये जो स्पार्किंग जनरेट करना और हाई प्रेशर जनरेट होना, ये जो पूरी प्रोसेस होती है इतने इंस्टेंट ऑफ टाइम में होती है कि उतनी देर में पिस्टन कोई मूवमेंट कर ही नहीं पाता है. जिसकी वजह से क्या होता है, पिस्टन आपका वो पूरी प्रोसेस एक कांस्टेंट वॉल्यूम में हो जाती है. मींस विदाउट पिस्टन कांस्टेंट वॉल्यूम मींस क्या मींस, जहाँ कहीं पर पिस्टन में कोई मूवमेंट ना हो, आपके पूरे सिस्टम का वॉल्यूम कांस्टेंट बना रहे, वहाँ पिस्टन का कोई मूवमेंट ना हो या कोई एक्सपेंशन या कोई कॉन्ट्रैक्शन ना हो रहा हो. तो ये पूरी प्रोसेस इतनी जल्दी होती है कि हमें नियर अबाउट फील होता है कि वो कांस्टेंट वॉल्यूम में आपकी हो रही है. जबकि अगर हम डीजल साइकिल की बात करते हैं तो डीजल साइकिल केस में क्या होता है, जब हम पिस्टन को टीडीसी लेके जा रहे होते हैं, टीडीसी में पहुंचे नहीं होते हैं, टीडीसी लेके जा रहे होते हैं, तो जब हम एक सर्टेन डिस्टेंस पहुंचते हैं तब तक अंदर का प्रेशर और टेम्परेचर इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि वहाँ पर लगभग डीजल के बर्निंग टेम्परेचर के सराउंडेड आपका के नियर अबाउट टेम्परेचर आपका पहुँच जाता है. अब जैसे इस पर्टिकुलर टेम्परेचर पर आप इंजेक्टर से डीजल को इंजेक्ट करते हो, तो जैसे डीजल आपको इंजेक्ट होता है, अंदर चूंकि कंप्रेस बहुत ज़्यादा कर रखा है, इतने ज़्यादा कंप्रेशन के केस में क्या होता है, सडनली वहाँ पर प्रेशर आपका राइज करता है. और प्रेशर राइज करने की वजह से, या आप कह सकते हो सडनली आपका जैसे वहाँ पर आपका डीजल पहुँचता है और टेम्परेचर डीजल
बर्निंग टेम्परेचर के अकॉर्डिंग टेम्परेचर वहाँ पर जनरेट हो जाता है, तो डीजल वो बर्न होता है। अब जैसे डीजल बर्न हुआ, तो डीजल बर्न होते क्या होगा, वो डीजल अब बर्न हो रहा है, तो अगेन एक कन्फाइंड स्पेस में आपका एक्सप्लोजन हो रहा था, तो पिस्टन के ऊपर बहुत तेजी से फोर्स अप्लाई होता है और पिस्टन नीचे आ रहा होता है। अब चूंकि पिस्टन नीचे आ रहा है और अंदर प्रेशर बढ़ता जा रहा है डीजल के बर्निंग के साथ साथ में, तो इतने पर्टिकुलर टाइम में आपके अंदर का पिस्टन के अंदर का प्रेशर या आपके सिलेंडर के अंदर का प्रेशर कांस्टेंट बना रहता है, इसलिए इसको कहते हैं कांस्टेंट प्रेशर साइकिल। मींस डीजल के बर्न होने से लेकर के पिस्टन के नीचे आने तक। नॉर्मल केस में क्या होगा, कोई कन्फाइंड स्पेस है, जैसे जैसे पिस्टन को नीचे लाओगे तो यहाँ पर अगर वॉल्यूम बढ़ रहा है तो प्रेशर आपका कम होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर वॉल्यूम बढ़ने के साथ साथ में प्रेशर कम नहीं हो रहा है। देखिए अगर यहाँ पर आप डायग्राम में देखिए, तो 2 से 3 प्रोसेस के केस में जब आप ट्रेवल करते हो तो 2 से 3 प्रोसेस में वॉल्यूम आपका बढ़ रहा है, तो वॉल्यूम बढ़ने के केस में आपका प्रेशर डाउन होना चाहिए था, लेकिन एक्सप्लोजन का प्रेशर भी आपका बैकवर्ड प्रेशर के फॉर्म में आपका अप्लाई हो रहा है, जिसकी वजह से हो क्या रहा है, वॉल्यूम तो बढ़ रहा है लेकिन प्रेशर डाउन नहीं होने दे रहा है, क्योंकि जो रिमेनिंग अब डीजल पार्टिकल्स है वो कॉन्टिन्यूसली बर्न करते जा रहे हैं, वन आफ्टर अनदर बर्न करते जा रहे हैं। तो ये जो पूरी हीट एडिशन प्रोसेस या पूरी बर्निंग प्रोसेस होती है, ये कांस्टेंट प्रेशर हो जाती है, क्योंकि जैसे जैसे वॉल्यूम के साथ में प्रेशर को डाउन होना चाहिए था, उतना ही नियर अबाउट प्रेशर आपको बर्निंग ऑफ फ्यूल से आपको मिलता जा रहा है। तो ये प्रोसेस कहलाती है कांस्टेंट प्रेशर। बहुत सिंपल सी चीज़ है, एक छोटा सा लॉजिक आपका है। कांस्टेंट वॉल्यूम क्यों, क्योंकि जो प्रोसेस आपकी हो रही थी सॉरी क्योंकि जो प्रोसेस आपकी हो रही थी एक कन्फाइंड स्पेस में इंस्टेंट ऑफ टाइम में हो रही है, इसलिए उसको बोलते हैं कांस्टेंट वॉल्यूम। अब यहाँ पर डीजल के केस में कांस्टेंट प्रेशर, चूंकि जो भी प्रोसेस आपकी हो रही है, जैसे जैसे पिस्टन का एक्सपेंशन है वैसे वैसे फ्यूल की बर्निंग है, तो प्रेशर आपका नियर अबाउट कांस्टेंट बना रहता है, इसलिए इसको बोलते हैं कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस। अब बात कर लेते हैं डीजल साइकिल में इस डीजल साइकिल की एफिशिएंसी की, तो दो टर्मिनोलॉजी यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको देख लीजिए। V1/V2 आर आपसे हम शुरुआत से कहते चले आ रहे हैं। V1/V2 आपका कंप्रेशन रेशियो होता है कि कितने अमाउंट ऑफ चार्ज को आप कंप्रेस कर रहे हो, कितने चार्ज को आप दबा रहे हो, वो कहलाता है V1/V2। और यहाँ पर आपका टर्म आता है V3/V2। जो V3/V2 टर्म जो आपका है, ये आपका बेसिकली कहलाता है आपका कट ऑफ रेशियो। इसको याद रखिएगा, आगे जो आपका डेरिवेशन पार्ट आएगा वहाँ इसको डायरेक्टली यूज कर लेंगे। अगेन efficiency of diesel cycle is heat supplied minus heat generated divided by heat supplied, just because of heat supplied at constant heat supplied in the stage of constant pressure, so heat QS is equal to mCp T3 minus T2। Cp टर्म याद रखिएगा, देखिएगा यहाँ पर क्योंकि कांस्टेंट प्रेशर पे हो रहा है, और हीट रिजेक्शन इज इक्वल टू कांस्टेंट वॉल्यूम पे हो रहा है, mCp T4 minus T1 divided by mCp T3 minus T2। On simplification we get 1 minus 1 upon gamma T4 minus T1 divided by T3 minus T2। फर्दर बात करते हैं प्रोसेस 1 से 2 के लिए, क्योंकि प्रोसेस 1 to 2 आइसेंट्रोपिक प्रोसेस है, तो T2/T1 इज इक्वल टू V1/V2 पावर गामा माइनस 1, तो T2 इज इक्वल टू T1 R टू द पावर गामा माइनस 1। फर्दर बात करते हैं नेक्स्ट प्रोसेस के लिए, प्रोसेस 2 से 3 के लिए। प्रोसेस 2 से 3 आपकी कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस थी, आपको याद होना चाहिए। तो प्रोसेस 2 से 3 के केस में V2/T2 इज इक्वल टू V3/T3। यहाँ से अगर हम बात करते हैं तो आपका T3/T2 इज इक्वल टू V3/V2। अब V3/V2 आपको बता चुके हैं, आपका कट ऑफ रेशियो आपका होता है, तो V3/V2 इज इक्वल टू RC, तो यहाँ से आपका आ जाएगा T3 इज इक्वल टू T2RC। अब चूंकि हमने T2 इज इक्वल टू पहले निकाल चुके हैं, हमने वहाँ पर हमने सॉल्व किया है, T2 इज इक्वल टू T1 R टू द पावर गामा माइनस 1, तो यहाँ से आपका हो जाएगा T3 इज इक्वल टू T1 R टू द पावर गामा माइनस 1 RC। अब बात करते हैं प्रोसेस 3 से 4 के लिए। अगेन ये आपकी आइसेंट्रोपिक प्रोसेस आपकी है, तो यहाँ पर आपका T4/T3 या T4 इज इक्वल टू T3 V3/V4 टू द पावर गामा माइनस 1। अब यहाँ पर देखिए हमने एक छोटा सा एक स्टेप इसमें ऐड किया है, V3/V4 की जगह हमने लिख दिया V3/V2 मल्टीप्लाइड बाई V2/V4। चूंकि V3/V2 आपका RC है, कट ऑफ रेशियो है, और V2/V4 को हम कह सकते हैं V4 इज इक्वल टू, चूंकि आपका ये कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस है तो V4 इज इक्वल टू आपका है V1 के, तो ये आपका हो जाएगा V2/V1। जब V2/V1 अपॉन में आपका आ जाएगा तो ये आपका हो जाएगा V1/V2 R के बराबर। तो एक स्टेप हम यहाँ पर मिस करते हुए डायरेक्टली आपको यहाँ पर मिस कह सकते हैं T4 इज इक्वल टू T3 RC अपॉन R टू द पावर गामा माइनस 1। अब चूंकि यहाँ पर T3 की वैल्यू हम यहाँ पहले निकाल चुके हैं, T3 की वैल्यू पुट कर दी हमने सॉरी बेटा, तो T4 इज इक्वल टू यहाँ से आपका टर्म आपका आ जाएगा T4 इज इक्वल टू T1 R टू द पावर गामा माइनस 1 RC।
RC टू पावर गामा माइनस 1 डिवाइडेड बाय R, यहाँ या फिर यहाँ से कह सकते हैं T4 इज इक्वल टू T1 RC टू पावर गामा। आप सारी वैल्यू पुट कर दी, हमें T1 T2 T3 एंड T4 सारी वैल्यूज पता है। जब हमने उनको पुट किया, सिंप्लीफाई किया, तो इफिशिएंसी ऑफ डी साइकिल निकल के आ गई 1 माइनस 1 अपॉन R टू पावर गामा माइनस 1 ब्रैकेट में RC टू पावर गामा माइनस 1 अपॉन गामा RC माइनस 1। बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है। अगेन आपके जस्ट लाइक ऑटो साइकिल डायरेक्टली आप यूज़ करोगे। अगर इफिशिएंसी ऑफ ऑटो साइकिल पूछी जाती है, डी साइकिल पूछी जाती है, डायरेक्टली यूज़ करोगे। और ये जो डेरिवेशन स्टेप है इसको भी याद रखिएगा, क्योंकि न्यूमेरिकल जो आपके सॉल्व होंगे डायरेक्टली इन पूरी स्टेप्स को फॉलो करते हुए आपके इजली सॉल्व आपके हो जाएंगे। बात करते हैं वर्क डन के लिए, तो सिंपल फार्मूला वर्क डन के केस में आप यूज़ कर सकते हो W इज इक्वल टू P1 R टू पावर गामा माइनस 1 गामा RC माइनस 1 माइनस R टू पावर 1 माइनस गामा ब्रैकेट में RC टू पावर गामा माइनस 1 ब्रैकेट क्लोज अपॉन गामा माइनस 1। या मीन इफेक्टिव प्रेशर PM इज इक्वल टू बात करते हैं, तो PM इज इक्वल टू आपका हो जाएगा P1 ब्रैकेट में गामा R टू पावर गामा ब्रैकेट में RC माइनस 1 माइनस RC टू पावर गामा माइनस 1 ब्रैकेट क्लोज अपॉन गामा माइनस 1 R माइनस 1। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेस हैं, ये डायरेक्टली आप इनको यूज़ करोगे। इसका डेरिवेशन पार्ट सिंपल है, हम जैसे जस्ट लाइक हमने ऑटो में बताया था वैसे आप कर सकते हो, लेकिन सीधे फार्मूले आते हैं, इसका डेरिवेशन पार्ट आपसे नहीं पूछा जाता है, तो आप फार्मूला पढ़ के इसलिए क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं। तो ये आपकी हो गई कॉर्नर साइकिल, आपका स्टीलिंग साइकिल, एक्शन साइकिल, ऑटो साइकिल एंड डीजल साइकिल। ऑटो और डीजल बहुत इंपॉर्टेंट आपकी हैं। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ और बात आपसे कर लें कि ये जो ऑटो और डीजल साइकिल हम आपकी हैं, ये आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म्स ऑफ साइकिल हैं, आइडियल साइकिल हैं। अगर हम एक्चुअल की बात करते हैं तो एक्चुअल में कुछ इनसे डिफर होता है, कुछ लॉसेस ज़्यादा होते हैं, वो हम आगे फर्दर आपकी क्लास में डिस्कस करेंगे। ओके बेटा, थैंक यू।